क्या कभी फैमिली की तरफ से प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि लड़कों पे तो ज़्यादा दरोमदार होता है अपनी परिवार की प्रतिष्ठा आगे लेके जाने का। सेक्शंस बहुत सारे होते हैं, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, तो आपने कैसे इतने याद किया? क्या है इसका शॉर्टकट फॉर्मूला? जहाँ पे इंटरव्यू की बात आती है वो वहाँ पे डगमगा जाता है, घबरा जाता है, तो आपने खुद को प्रिपेयर कैसे किया इसके लिए? पढ़ाई को लेके जब स्ट्रेस होता था तो आपने अपने आप को काम कैसे किया? या मैम आपसे जानना चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट आपने अपने लिए कैसे किया स्टडीज़ के लिए? कहते हैं कि सीढ़ियां सिर्फ उनके लिए होती है जिन्हें सिर्फ छतों तक जाना होता है, मंजिल जिनकी आसमान होती है, रास्ता तो फिर उन्हें खुद ही बनाना पड़ता है। जुडिशल को अपना रास्ता बनाया, सफलता के मुकाम पर आज वो जा बैठे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो उनके गुरु है, क्योंकि गुरु वो इंसान होता है जो अपने स्टूडेंट्स के भविष्य को बनाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रोहित जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। थैंक यू वेरी मच। सर, आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है जो कभी पढ़ने आते थे लेकिन आज जुडिशल की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, जज की तरफ। कैसा महसूस कर रहे हैं एज ए टीचर? बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इनको, क्योंकि इनका हार्डवर्क का जो फाइनली पे किया, तो मैं एक जर्नी का इनका पार्ट रहा हूँ। तो आई फील फॉर देम, आई फील फॉर इवन इनमें से कि इनके फेलियर का पार्ट भी रहा हूँ और अब सक्सेस का पार्ट बन के और अच्छा लग रहा है उसके रिगार्डिंग। यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अल्पना जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि जुडिशरी के बारे में आपके थॉट कैसे आए आपके मन में? I wanted to honor my father's passion. He had great passion for legal profession, and to honor his passion, I entered this profession, and I can never recall how it became my own ambition. And I always wanted to be an officer. So here, my journey began, and I'm a judicial officer today. All thanks to Rohit sir and his hard work. And it marks the culmination of all the hard work and dedication we have all put in. So really feeling overwhelmed and happy at this moment. चलिए, यहाँ पर हमारे साथ निधि जी मौजूद हैं। निधि जी, सफ़र शुरू कैसे हुआ? और जहाँ पर आप कभी स्टूडेंट बनकर आते थे, आज आप वहाँ पर एक जज के तौर पर आ रहे हैं, कैसी फीलिंग है? हाउ डू यू फील? फीलिंग बहुत ही ग्रेट है। इवन ऐसे फील हो रहा है दैट वी आर लिविंग आवर ड्रीम्स, सो वी कांट एक्सप्रेस दिस सक्सेस विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव अचीव्ड विद द हेल्प और हार्ड वर्क ऑफ द रोहित सर. We are feeling very satisfied, even like we have fulfilled our dreams, and we just fulfilled the dream. Even the sir has even saw that even we came to the sir as a student, so we are feeling very happy inside. That is the whole. चलिए, जर्नी कोई भी इजी नहीं होती है। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जर्नी कैसी रही आपके लिए? कितना मुश्किल रहा, स्ट्रेस रहा, कैसे किया आपने? सर मैम, इट इज़ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। मेरा इससे पहले 2 अटैम्प्ट्स थे, और कभी इंटरव्यू में या कभी मेंस में किसी ना किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं फंबल कर जाती थी। बट आफ्टर मीटिंग रोहित सर, आई थिंक आई गॉट अ डायरेक्शन एंड आई न्यू कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो बिकॉज ऑफ हिम आई थिंक इस बार सक्सेस मिल चुकी है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टीचर हु गाइड्स you through the path, so that you know how you have to tread, and then the journey becomes easier. But if you don't have any direction or someone to hold your hand and take you further, it is a very difficult journey, ma'am. डायरेक्शन की बात हो रही है, गुरुजी ने डायरेक्शन दिया और आज जो है सब अपने अपने मुकाम पर है। आपको किस तरीके की डायरेक्शन रोहित सर से मिली यहाँ पे? मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबको बताना चाहूँगा कि जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये मेरी प्रेपरेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम द डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ जुडिशल सर्विसेज। तो एंड रोहित सर इज़ अ फैकल्टी देयर, एंड आई न्यू हिम फ्रॉम देयर। तो फिर मुझे काफ़ी लोगों से और भी रेफरेंस मिला दैट ही इज़ अ वेरी ग्रेट टीचर फॉर द मेंस टेस्ट सीरीज़ एंड फॉर द गेटिंग योर आंसर स्क्रिप्ट्स चेक्ड। एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज रोहित सर हमेशा अवेलेबल थे। आपको जब भी कोई नीड है, आपको जब भी कोई डाउट है, इवन ड्यूरिंग द प्रिलिमिनरी स्टेज, लाइक अ डे बिफोर प्री और सम डेज बिफोर द मेंस एंड देन सम डेज बिफोर द इंटरव्यू, एंड ही वाज ऑलवेज देयर फॉर ऑल हिज स्टूडेंट्स। और उन्होंने मुझे पर्सनली भी इतना ज़्यादा टेंशन दिया, मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कि 2-2 3-3 घंटे जब भी कोई डाउट्स हों तो ही वॉज ऑलवेज देयर। तो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट जर्नी विद हिम। टाइम की यहाँ पे बात हो रही है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि टाइम मैनेजमेंट आपने अपने लिए कैसे किया स्टडीज़ के लिए?
Ma'am, my routine was very strict. I knew that I had to get up, get done with my chores and whatever, and I used to sit for studying. There was no other activities, but I would suggest that people should have some recreational activities wherein 1 hour they devote to physical exercise or something to reduce their stress. बट पर्सनली मैंने ये फॉलो नहीं किया. आई थिंक मुझे करना चाहिए था. पूरा दिन मैम पढ़ाई. और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस की स्टेज से पहले कि आप पूरा दिन पढ़ाई को डेडिकेट करो. Because the level of mains has increased drastically. It is not as simple as it used to be. The questions are just not theoretical. There are so many practical aspects involved. For that, I guess minimum of 8 to 10 hours of studies are necessary. And I used to do the same, ma'am. और कभी कभी पूरा पूरा दिन चला जाता था, बस बुक साइड करके सोने को मिलता था. बट आई थिंक मैम इट इज़ ऑल वर्थ इट नाउ. सफलता का स्वाद चखना है तो भाई फिर कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। निधि जी से हम जानेंगे कि पढ़ाई को लेके जब स्ट्रेस होता था तो आपने अपने आप को काम कैसे किया, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। जनरली हर एक स्टूडेंट को बीइंग एन एस्पिरेंट स्ट्रेस तो होता ही है. एंड वी नो मेरे को बहुत स्ट्रेस हुआ इवन द मेंस एग्जामिनेशन व्हेन आई हैव टू सिट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. I called Rohit sir and I told him my personal problem. Even Rohit sir was there for academic issues and even for your personal problems. So I asked him that this is happening to me and I am feeling very stressed. Then Rohit sir suggested me कि it is something which is indispensable, because if you are on this journey, then it is very indispensable. You can't put it aside, and you have to just be calm, be relaxed, and have confidence on yourself, on your journey. So this is all I able to handle my stress. And I used to call my friends, used to talk them in the night after giving the study hours. After that I used to call my friend. There is one of my friend who used to listen to me each and every issue of me, and used to listen to me everything. So she was always there for me. So this is how I able to cope up with my stress during the examination preparation. कॉन्फिडेंस की बात हो रही है मैम, यहाँ पे आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है ना कि बच्चा जो होता है एग्जाम लिख लेता है, लेकिन जहाँ पे इंटरव्यू की बात आती है वो वहाँ पे डगमगा जाता है, घबरा जाता है। तो आपने खुद को प्रिपेयर कैसे किया इसके लिए? I was really very confident during the interview. In fact, it is a very strange thing. मेरे को कोई stress नहीं था. I guess Rohit sir had prepared us so well, and what he used to do was that he used to make us sit, and he used to write all the questions that he individually used to ask every student. So he gave attention to every particular aspect, every particular area that could have been asked in the interview to every student. And while I was about to enter the interview hall, I knew that ऐसा कोई question हो ही नहीं सकता है जो हमने रोहित सर के साथ डिस्कस ना किया हो. So I was very much confident, all thanks to the preparation, the effort that he had put in, and with all the recent legal developments and all the possible questions that the interview panel could have asked us, we were prepared for that. रोहित सर से बात करेंगे। सर, आपके सभी स्टूडेंट्स हैं बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं आपकी, और कॉन्फिडेंस इनमें काफ़ी झलक रहा है इनकी पर्सनालिटी में। आपने कैसे काम किया इनके कॉन्फिडेंस के लिए? देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है, तो वही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने हार्ड वर्क किया और मैं गाइड करता रहा, तो वो दोनों चीज़ें हम एक फिर मुकाम पे पहुँच पाए जैसे उसके रिगार्डिंग। तो जो मैं इनको डायरेक्शन देता रहा, इन्होंने ये फॉलो करते रहे उसके रिगार्डिंग। ये नहीं था कि मेरे को रिपीटेड डायरेक्शन देनी पड़ रही थी। तो एक इनके पार्ट पे भी ये क्वालिटी वाला पार्ट था कि दे वर फॉलोइंग द डायरेक्शन प्रॉपरली, एंड दैट वर्क फॉर देम इन द जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है जैसे उसके रिगार्डिंग। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी होती थी तो भी, या फिर चाहे वाइवा के रिगार्डिंग था, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जैसे प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसमें भी वही बातें सारी की सारी इन्होंने फॉलो करते रहे जैसे उसके रिगार्डिंग। दैट अल्टीमेटली दे ऑल केम विद द फ्लाइंग कलर्स उसके कारण। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात हो गई, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो गई, बात कर लेते हैं थोड़ा स्टडीज़ की बात कर लेते हैं। आपने अपने स्टडीज़ के लिए सिलेबस कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि एक तो सेक्शंस बहुत सारे होते हैं, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, तो आपने कैसे इतने याद किया, क्या है इसका शॉर्टकट फार्मूला? मैम, शॉर्टकट तो नहीं है. देयर इज़ नो शॉर्टकट, एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट. आई कैन से दिस आफ्टर माई थर्ड अटैम्प्ट. वन हैज़ टू बी वेरी वेरी थरो विद द बैरेक्स. उसका तो कोई प्रोविज़न ऐसा है ही नहीं जो हम छोड़ सकते हैं. सो दैट इज़ वन थिंग फॉर श्योर. आफ्टर यूर डन विद द बैरेक्स, वन मस्ट टेक आउट अदर बुक्स एंड देन रीड द कॉन्सेप्ट्स. बट बैरेक्स
साथ थरो होना तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक माई फेलो जुडिशरी एस्पिरेंट्स वुड ऑल्सो अग्री दैट इवेंचुअली इन दिस जर्नी यू टेंड टू नो ऑल द प्रोविजन और आपको सेक्शन इवेंचुअली याद हो ही जाते हैं. सो लाइक माई फ्रेंड सेड इट इज़ इंडिस्पेंसिबल, सम थिंग्स आर इंडिस्पेंसिबल in this journey. Having a very very strong command over the barracks is one of the aspects and I think मैम जब शुरू की थी जर्नी पता था कि सब याद करना पड़ेगा तो आई थिंक हम वेल प्रिपेयर्ड थे, मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि बार बार उसको गो थ्रू करते और अब तो शायद ऐसा सिचुएशन आ गया कि हमें ये भी पता है वो कौन से पेज पे कहाँ पे लिखा है, उसके कितने प्रोविजंस है, कितने सब सेक्शंस है, कौन सा केस किसके साथ है. बट आई थिंक मैम ऑल ऑफ दिस नीड्स टाइम एंड डेडिकेशन. अगर आप 2 साल डेडिकेटेडली अपनी स्टडी को दे रहे हो तो आपको ये रिजल्ट मिल ही जाता है. यहाँ पे बेयर एक्ट्स के बारे में बात चली है सर, आपसे जानना चाहेंगे ये बेयर एक्ट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स पहली बार जो जुडिशियल की तैयारी कर रहे हैं इनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए ज़रा. मैम जब हम प्री की बात करते हैं तो प्री के लिए बेयर एक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब प्रीलिमिनरी जो स्टेज होती है कोई भी एग्जामिनेशन की तो उसमें केस लॉज का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता क्योंकि अगर केस लॉ से कोई क्वेश्चंस आते भी हैं तो मोस्टली 2 to 3 क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं. बट आपके बेयर एक्ट पे होल्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवन एक 1 वर्ड भी अगर आपने गलत पढ़ लिया या आपने स्किप कर दिया तो वो प्रीलिमिनरी स्टेज पे आंसर चेंज कर देता है. तो दैट्स वाई आई फील कि आपकी बेयर एक्ट पे तो होल्ड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ड्यूरिंग द प्रीलिमिनरी स्टेज. इफ़ वी टॉक अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन तो वहाँ पे आपको बेयर एक्ट अवेलेबल होता है तो वहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट वैसे स्ट्रॉन्ग है तो आप बेयर एक्ट को रेफर करके अपना आंसर कर सकते हो. बट फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन बेयर एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, यहाँ पर एक बात जजमेंट्स को लेकर भी आती है कि जब आप लॉ के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आपको जजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो आपने कोई स्पेसिफिक पेज को फॉलो किया कि जितनी भी जजमेंट, क्योंकि हाई कोर्ट्स तो बहुत है, कोर्ट्स भी बहुत है, तो जजमेंट्स के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती थी? मैम इसमें मुझे यूट्यूब ने काफ़ी हेल्प किया. वैसे देयर इज़ अ मिथ दैट वन शुड बी away from all the social networking sites but I don't think it is true. At this age and era social networking site is such an indispensable necessary part और अगर हम उसको अच्छे बेस से यूटिलाइज करेंगे तो उसमें बहुत ऐसी नॉलेज है जो हम ग्रास्प कर सकते हैं. तो लाइव लॉ जैसे एक है वो सब बच्चे फॉलो करते हैं. सेकेंडली मैम यूट्यूब पे बहुत ऐसी वीडियोज़ आती है जहाँ पे पूरे साल की 50 या 40 ऐसी जजमेंट्स को वो कोट कर देते हैं, समझा भी देते हैं एंड दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम मैम. आई थिंक जो हम अगर अलग अलग सोर्सेज को जाके रेफ़र करेंगे और हम वो वीडियो बनाएंगे, खुद लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे तो वो एक दिन ले लेगा. बट वो वीडियो में इतना अच्छा कंपाइलेशन मिल जाता है. सो इफ़ वन यूजेस द अदर वेरियस एवेन्यूज़ अच्छे से तो आई थिंक इट्स वेरी इजी. अब इस एज एंड एरा में सोशल नेटवर्किंग के साथ और ऐसे यूट्यूब जैसे चैनल्स के साथ बहुत ईजी हो जाता है. अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आपसे लेते हैं मैम कि जो स्कूल लेवल के एग्ज़ाम की बात करें तो बच्चा उसमें कंफ्यूज आता है, स्पेशली +2 के जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं. लेकिन फिर ये तो एग्ज़ाम है ही जज लेवल के, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं हुई कि जो मैं सिलेबस याद कर रही हूँ कि दोबारा रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें, कैसे कुछ ऐसे? Generally, as my fellow, which has become a judicial officer too, she has told that you should be mentally prepared for that because it is a long journey, and you must be made your mind that you have to give more and more revision. If you are particular, if you are revising your notes, your judgments, and your study material which you are following, then give revision as more as you can give, and this is the only thing which will help you definitely to deal with any kind of stress, any kind of a confusion during writing the judge examination. So revision helps you a lot during your examination and clearing this exam. So revision helps you to even to deal with your confusion that time. So I would say that do revision as more as you can. यहाँ पे रिवीजन की बात की मैम ने. हम मैम आपसे सवाल लेते हैं कि एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने को लेके, लिखने को लेके लोगों को काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट की बात होती है, तो स्टूडेंट्स के लिए बता दें कि इसे मैनेज कैसे किया जाए और कितना लिखना है, कैसा लिखना है, इसके बारे में जानकारी दें मैम थोड़ा. पेपर जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इट्स वेरी वेरी लेंदी एंड वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन अ वेरी लिमिटेड period of time, so there are approximately 20 to 25 questions which we have to attempt in 3 hours. So it becomes very much necessary for every aspirant to devote equal time to each question. ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टार्टिंग में आप एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर दो हर क्वेश्चन को सो दैट कि लास्ट वाले क्वेश्चंस लैग करे, एंड देन वी हैव टू गिव आवर बेस्ट in every answer that we write. So here we approximately get 8 to 10 minutes for an answer, and we do not have much time to think at that moment what exactly to write. So here your preparation
matters a lot. So when we took test series from Rohit sir, I remember I gave first test and my answer sheet was full of red pen, and I still remember, and when I sat down with Rohit sir, stating that, how will I attempt my mains. So he said that these are the areas that need more refinement, and so he polished me really well, so we were able to make out what exactly we have to write. In fact, major questions that had come in the paper, we had already practiced them so much with Rohit sir that हमें इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. It was just an exercise of our hand that we were doing at that moment. But yes, definitely presence of mind at that particular moment is a must, because हमें situation based questions आते हैं. So if you read a statement wrongly or interpret it wrongly, so the answer varies. So we were prepared for that. सर यहाँ पे एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि एग्ज़ाम चाहे किसी भी एरिया क्यों ना हो, बच्चा एक बार को बीच में आके घबरा जाता है, छोड़ने की सोचता है कि नहीं हम अपना दूसरा रास्ता या कोई सेकंड ऑप्शन देखते हैं, तो ऐसे में आप बच्चों को कैसे काउंसिल करते हैं फिर? देखो, अभी जो बच्चे सक्सीड हुए इन्होंने अपना टारगेट रखा है एक, उसी गोल को अचीव करने का, वो वाला पार्ट था. दे वर्क टुवर्ड दैट ओनली. तो वो जो कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस, जो कॉन्टीन्यूटी थी, वही इनको सक्सीड करने में हेल्प की है. हाँ, आल्दो ये वाला पार्ट ज़रूर रहता है कि हाँ एक कुछ सेकंड ऑप्शन, प्लान ए, प्लान बी, और वो चीज़ें रहती है. वो चीज़ें हैं, वो इनके साथ में चलती रहती हैं, वो वाला पार्ट है. बट वहाँ पे पॉइंट वही, जैसे इनको बार बार होती थी सिचुएशन ऐसी इस तरीके से रिगार्डिंग, कि एकदम से सीधा डायरेक्टली थॉट आता था रिज़ल्ट के रिगार्डिंग भी क्या होगा. मेंस के टाइम मेंस क्लियर होगा या इंटरव्यू हो गया तो उसके 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया, तो 1 महीना तक फिंगर्स क्रॉस ही रही कि क्या होगा, कब आएगा, सोते जागते वही वाला पार्ट रहता है ऐसे उसके रिगार्डिंग. तो अल्टीमेटली पॉइंट वही था कि जब हमने उसमें कंसिस्टेंटली पार्ट किया है, अपना प्ले किया है, अभी हमने अपने एफर्ट्स किए हैं, तो दे वर डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड. वो कंटिन्यूटी में रहे इसमें. अच्छा, ये एक सवाल मैं आप सभी से लेना चाहूँगी कि जुडिशल की तैयारी जब आप सब कर रहे थे, तो क्या आप में से किसी के मन में प्लान बी के बारे में ख्याल आया? अगर आया तो क्यों आया, और नहीं आया तो फिर क्यों नहीं आया? ये सवाल आप सभी से है. The biggest motivation to clear this paper was the life that we would have been forced to live अगर हम ये चीज़ ना अचीव करते. तो वो प्लान बी का कोई ऑप्शन नहीं था. So I continued with my academics, but there was no plan B for me because I never imagined myself something less than a judicial officer. So there was no plan B, and I guess we should never keep a plan B. एक ही plan पे अगर focus रहेंगे, we'll definitely achieve it, and वो achievable होता भी है with all the efforts. So no plan B. चलिए, इनके मन में तो प्लान ए पे ही अटल रहे. आपका मैम क्या था मन में? जनरली आई वुड से कि बीइंग अ जुडिशियल एस्पिरेंट सबके पास एक ऑप्शन होता है प्लान बी का, बिकॉज इफ़ यू वुड नॉट बी एबल टू प्लान बी, if there is no plan B, then it would create a depression if you would not be able to clear this very exam, because in this exam it is not like that you appeared and you write the examination and you cleared this. It is a long journey and you should be mentally prepared. And if you make yourself to think like that I have written this, there is also plan B, then it is not like that you are just someone who has just lost your journey and lost your dream, that you will not become a judge. You will become a judge, but the point is that it would not create a kind of a depression in your mind, because I have seen a lot of my friends who are not able to clear this exam. They are very much depressed regarding it. What if I would not be able to clear this exam? What would happen to me? So don't go for that. Just be prepared and do your best. You will get your able to achieve your dream. And if there is also a plan B, then it's okay. It's normal, as because you are a human being ultimately. So this is like I would say that if there is plan B, then it is not something that which is not something is very that is making you to that you are going in dichotomy in your life. So this is all I would say. जिंदगी के 3 से 4 साल एक सपने के पीछे दौड़ना, क्या कभी लगा कि अगर ये नहीं काम करेगा तो प्लान बी की तरफ चला जाए फिर? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट में तो लगा कि हो जाएगा, यही प्लानिंग है. सेकेंड अटेम्प्ट में लगा कि कुछ और सोच लेते हैं, बट मन नहीं माना. इस अटेम्प्ट में आई हैड आस्क्ड माई पेरेंट्स टू गिव मी 1 year, एंड आई हैड प्रिपेयर्ड ऑल्सो लाइक कि ये नहीं होगा देन आई विल हैव टू सरेंडर टू लाइफ. Then I can't take charge of my life because I could not fulfill my dream. So that was my mindset. I asked for 1 year, and by God's grace, I am successful in this
this attempt. But had it not happened, ma'am, I would have been very very sad, of course, because आपका dream shatter हो जाता है. But there was no plan B. But I knew that if this would not happen, I would just surrender to life, would probably not be happy, और वो aspiration तो रह जाएगी. But plan A plan B नहीं सोचा कि एक साल दे दो, एक मौका दे दो, इसी में सब hard work डाल दूंगी, सब कर दूंगी, जितना हो सकता है कर दूंगी और भगवान पे छोड़ दूंगी. So that happened and I think this worked for me. So yes. अच्छा, अब बीइंग अ बॉय, ये सवाल आपके लिए कि क्या कभी फैमिली की तरफ से प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि लड़कों पे तो ज़्यादा दरोमदार होता है अपनी परिवार की प्रतिष्ठा आगे लेके जाने का? बिल्कुल मैम, थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, बट दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, तो मेरे ऊपर कुछ एडेड प्रेशर नहीं था. आइडियली स्पीकिंग, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई फील इज़ दैट देयर शुड ऑलवेज बी अ प्लान बी, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम आवर हार्ड वर्क, destiny also plays a very important role, and there are a lot of external factors which are there. So ideally speaking, there should be a plan B, but personally speaking, there was no plan B for me, because this was only my first attempt, and my plan was to basically stick to the preparation and to aspire to become a judicial officer. चलिए, थ्री इडियट का मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है कि सफलता के लिए मेहनत करो तो वो आपके पीछे झक मार के पड़ जाती है. तो फिर इन सभी की लाइफ से आपको क्या सीखने को मिला? जो भी कुछ इनके एक्सपीरियंस रहे वो आपके लाइफ में आगे किस तरह से काम आएंगे, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा. और ऐसे ही एस्पिरेंट्स की, स्टूडेंट्स की और जुडिशल्स की और भी कई सारे फील्ड्स हैं, उन सभी की एस्पिरेंट्स कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे. बने रहिए GGC के साथ.